हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। चलिए फिर से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। जो एनटीपीसी का सेशन प्रैक्टिस सेशन चल रहा था हमारा, हमने पीछे भी इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं और आज ये तीसरा वीडियो है प्रैक्टिस का। एनटीपीसी सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक कंटेंट का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचे और उनकी बेहतर तैयारी हो सके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और यदि आप हमारा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि लाइव अपलोडिंग क्लास देखना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो लाइव अपलोडिंग क्लासें हमारी फिजिक्स की क्लासें हैं जो स्टार्ट की हैं, वाकई एकदम बेहतर कंटेंट है और एकदम बेसिक से फिजिक्स को लिया है। बस एक बार देखने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार देख के ही कभी दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा बेहतर कंटेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? अभी तक हमें अधिकांश बच्चों को पता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो चौथी अवस्था होती है वो उच्च ताप पर भी मुक्त अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसमें वह अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो भारत में तुगलक वंश के बाद, तो ये तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत का एक वंश है। जबकि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, जिसमें से पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश था। तो यहाँ पूछा गया तुगलक वंश के बाद, तो तुगलक वंश तीसरे नंबर का था और चौथे नंबर का था सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश। तो सैयद वंश की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने इसकी स्थापना की थी। और खिज्र खां ने कब की थी इसकी स्थापना? 1414 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और दिल्ली में जब कोई राजा बनता था तो उसे सुल्तान कहा जाता था, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके इसने रयत आला की उपाधि धारण की थी। और एक बात, इसका अंगरक्षक जो था वो मुबारक शाह था, जिसे शाह की उपाधि दी गई थी खिज्र खां के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ये बातें, कोई भी क्वेश्चन इनमें से किसी भी घुमा फिरा के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी बीमाएं आवेग के बराबर होती हैं? निम्न में से किसकी बीमाएं आवेग के बराबर होती हैं? तो ये जो ऑप्शन दिए हैं चारों, इन चारों ऑप्शन में से कोई सी भी बीमा आवेग की नहीं होती है, क्योंकि आवेग की जो बीमा होती है वो रेखीय संवेग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? रेखीय संवेग के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूर्ण किया हो, वह भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी, वह कौन थी? तो सभी को ध्यान होगा, वह महिला निर्मला सीतारमण थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा, जिस सिरा की बात करें तो सिराओं का जो कार्य होता है शरीर में, वो अनेक अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाना होता है। और इसके दूसरे पार्ट में धमनियाँ होती हैं। धमनियों का कार्य होता है हृदय से रक्त को अनेक अंगों तक पहुंचा देना। जबकि सिरा के सहारे, सिरा में जो 2 बेस्म होते हैं, 2 कपाट होते हैं, उनसे रक्त आ तो सकता है लेकिन रक्त जा नहीं सकता है। तो वह जो सिरा है वो ग्रेट सेफिनस सिरा कहलाती है, जो सबसे लंबी सिरा कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगुल परियोजना का संबंध किससे है? हंगुल परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जो हंगुल परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई थी। ये परियोजना, यह एक प्रकार से हिरण की प्रजाति का नाम है। एक हिरण की प्रजाति है जिसके संरक्षक के लिए यह योजना चलाई गई थी। और यह जो योजना उसके संरक्षण के लिए चलाई गई थी, यह योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो 1970 में किया गया था। तो 1970 में किया गया था, जो कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में। और यह जम्मू कश्मीर में रेडियर प्रजाति का एक हिरण होता है, उस प्रजाति के लिए उसे हंगुल परियोजना के नाम से वहाँ एक परियोजना चलाई गई। और यह ही हिरण ही जो है जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। ध्यान रखिएगा कि हिरण ही जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है, तो ध्यान कर रखिएगा। और यह जो योजना चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी? जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी। वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जमाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
तो जल जमाव वाले क्षेत्र जैसे कि नदी का किनारा, समुद्र के किनारे, तो अधिकांश समुद्र के किनारे जल जमा रहता है और वहाँ जो पेड़ पौधे रहते हैं वो आसानी से गलते भी नहीं है, उनकी लकड़ी मजबूत होती है जो गलती नहीं है, और उस लकड़ी के सहारे से मृदा का अपरदन रुकता है। तो उन समुद्री क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता रहता है, उन ज्वार भाटे में जो पौधे उगे रहते हैं वो पौधे हमारे मैंग्रोव वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो यह बंगाल की घटना है। कहाँ की है? यह बंगाल की घटना है कि बंगाल में जो हुगली नदी है, हुगली नदी के जो मैदान है उस मैदान में जूट की खेती होती थी। तो कुछ दिनों जो है वहाँ के प्रवासियों ने, वहाँ के जो प्रवासी थे जूट की खेती एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से खेती करते थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो जूट की खेती पर अत्यधिक लगान वसूल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्होंने जो है जूट की खेती करना बंद कर दी। लेकिन फिर उन्हें मजबूर किया गया कि जूट की खेती करने के लिए, तब उन्होंने जूट की खेती फिर से आरंभ की। तो उन्हें जूट की खेती के लिए मजबूर किया गया और बंगाल ही क्या है? जूट की खेती के लिए अग्रणी है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? जूट। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जूट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलोग शब्द का संबंध है। प्रोलोग जो एक शब्द है इसका संबंध किस युक्ति से है? जीव विज्ञान से? जीव विज्ञान का कोई शब्द नहीं है प्रोलोग। अर्थशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। कृषि तकनीकी का कोई संबंध नहीं है। ये तीनों नहीं है। इसका संबंध है कंप्यूटर से, क्योंकि यह एक क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यह प्रोग्रामिंग भाषा है या कृत्रिम बुद्धि के व्यक्तियों के लिए सहायक होती है, जो कंप्यूटर में बोली जाती है, एक भाषा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोलोग एक कंप्यूटरिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आगे सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी बेहतर कंटेंट मिल सके और अच्छे से तैयारी हो सके और हमें एक और अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट दें। इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? यदि इसकी हम बात करें तो इसकी अगर थोड़ी सी विस्तार से अगर इसकी हम बात करते हैं तो जो क्या कहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वर्ष में 2 बार सूर्य ऊर्ध्वाधर चमकता है। वर्ष में 2 बार ऊर्ध्वाधर चमकता है। इसके अलावा जो है 22 दिसंबर और 22 जून को जो है सूर्य कहाँ जाता है? वो मकर रेखा पर चला जाता है और यहाँ जो रहता है कर्क रेखा पर रहता है। जब कर्क रेखा पर रहेगा तभी सूर्य क्या है? ऊर्ध्वाधर चमकेगा। मकर रेखा पर जाने के बाद उसकी क्या है? 36 दिशा में हो जाएगा। तो सूर्य जो है वर्ष में 2 बार ही ऊर्ध्वाधर दिशा में चमकता है। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडप गोपुरम एवं स्तंभ युक्त कक्ष शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मंडप गोपुरम स्तंभ युक्त कक्ष शैली, इसकी जो विशेषता है तो ये ऐसी जो कक्ष शैलियाँ बनी हुई थी वो तमिलनाडु के केरल में बनी हुई हैं। कहाँ? तो तमिलनाडु में बनी हुई हैं। तमिलनाडु में जो मंदिर बने हुए हैं उसमें इसी शैली के वो कक्ष शैली एक तरह से मंडप गोपुरम के रूप में, कक्ष शैली के रूप में बनी हुई हैं। और इसका जो संबंध है वो द्रविड़ शैली से है। किससे है इसका संबंध? इसका संबंध किस शैली से है? इसका संबंध है द्रविड़ शैली से। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध द्रविड़ शैली से है, जो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। अधिकांश मंदिर जो है इसी श्रेणी के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी? तो 27 दिसंबर 1927 जॉन सैंडर्स के बारे में अगर बात करें तो जॉन सैंडर्स ने जो है 1919 में, कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी माना गया, क्योंकि इसने निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी। तो उसी से आहत होकर भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर इसकी हत्या की थी। तो इसमें ऑप्शन भगत सिंह है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? भगत सिंह। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी जलियांवाला बाग से संबंधित पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। भारत तो सदस्य है, चीन भी इसका सदस्य है,
दक्षिण अफ्रीका भी हाल ही में इसका सदस्य बन गया है 5वां, जबकि उससे पहले सदस्यता इसने हटा दी थी अपनी, लेकिन फिर से जुड़ गया। और ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? कि ऐसा पठार जिसके पश्चिम साइड में भी और पूर्वी साइड में भी, कि उसके पश्चिम साइड में भी और पूर्वी साइड में भी क्या है, दोनों ओर जलधारा बहती हैं, नदियाँ बहती हैं। तो हम अगर पश्चिम की बात करें, यहाँ से पश्चिम की बात करें, तो यहाँ से हमारी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा और साबरमती। नर्मदा और साबरमती बहती है पश्चिम साइड में, और पूरब में जो बहती है वो चंबल नदी है, चंबल नदी और बेतवा नदी। ध्यान रखिएगा, चंबल और बेतवा पूरब में बहती है, और क्या कहते हैं, नर्मदा और साबरमती पश्चिम में बहती है। तो वो जो पठार है वो मालवा का पठार है, जिसके पूर्व पश्चिम में और पूरब में बहने वाली नदियां हैं, कि पश्चिम में नर्मदा और साबरमती है और पूरब में चंबल और बेतवा नदी बहती है। तो ऐसा पठार कौन सा? मालवा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में होने वाला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? तो 2022 में जो होने वाला फीफा वर्ल्ड कप देश है वो कतर के दोहा में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, कतर के दोहा में होने वाला है, और इससे 100% चांस है कि इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि इससे पीछे का भी पूछ लेगा कि पीछे का, तो 2018 की अगर बात करें तो 2018 में जो फ्रांस ने जीता था, और फ्रांस ने जो यह 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, तो इसके उपलक्ष्य में इसने क्रोएशिया को हराया था। क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने वह वर्ल्ड कप जीत लिया था। लेकिन पूछा था 2022 का पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में नहीं है? डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट जो एक योजना है, ये एक लेन देन की प्रक्रिया कहलाती है। लेन देन के अभाव में ये प्रक्रिया रहती है, जो कभी भी जब लेन देन होता है तो उसे अस्वीकृत भी कर सकता है, लेने वाला भी अस्वीकृत कर सकता है और देने वाला भी। तो ये जो घटना है वो किससे संबंधित है? ये तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि यह एक पराक्रमी है, नहीं, यह एक बैंकर्स है, नहीं, यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल राइट। यदि कोई दिक्कत होती है लेन देन में तो उसे अस्वीकार भी किया सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? सभी को पता होगा कि बजरंग पुनिया का संबंध जो है वो कुश्ती खेल से है, क्योंकि बजरंग पुनिया ने ही 2018 में, कब? 2018 में कुश्ती में, एशियाई खेल में कुश्ती में वर्ल्ड कप यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई कुश्ती जो 2018 की एशियाई कुश्ती हुई थी, एशियाई खेल हुए थे, तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था। किसने? बजरंग पुनिया ने। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल है? तो MTNL जो एक कंपनी है वो कौन सी श्रेणी में आती है? कि नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, या फिर इनमें से कोई सी नहीं है? तो MTNL जो कंपनी है वो नवरत्न की श्रेणी में आती है। और MTNL की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो यह एक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो नवरत्न की श्रेणी में आती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की क्षमता होती है इसके अंदर, जिसे उसे ही हम क्या है, नवरत्न का दर्जा दे देते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने की कोशिश करती है जो कंपनी, उसे नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। तो MTNL भी क्या है? नवरत्न के दर्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मारिया फर्नांड एस्पिनोजा किस देश से संबंधित है? तो मारिया फर्नांडाज एस्पिनोजा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, और प्रत्येक वर्ष जो है इसका अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। हर वर्ष निर्वाचन होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का। तो इस बार जो अध्यक्ष बनी हुई हैं वो क्या है? इक्वाडोर देश की हैं। कौन है? मारिया फर्नांड एस्पिनोजा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता स्थल को किस व्यक्ति के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? समता स्थल को जो अनेक समाधियां बनी होती हैं, महापुरुषों की समाधियां हैं, तो उन महापुरुषों की समाधियों में से एक समता स्थल है। उस स्थल को किस महापुरुष के नाम से जाना जाता है? किस महापुरुष की समाधि है? तो वह जगजीवन राम की समाधि स्थल है, जिसको क्या है? समता स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और बात, जो हमारी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनी थी कौन? मीरा कुमार। कौन बनी थी? मीरा कुमार। वह मीरा कुमार ही क्या है? जगजीवन राम की कौन थी?
पुत्री थी। जगजीवन राव की पुत्री थी कौन? जो प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, वो जगजीवन राव की पुत्री थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन की शुरुआत कहाँ से गई थी? तो द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन की शुरुआत जो की गई थी वो 7 समूह ने मिलकर, कितने समूह थे? 7 समूह ने मिलकर नई दिल्ली के सफदरजंग से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? नई दिल्ली के सफदरजंग से। और वो 7 समूह कौन से है ये भी बता देता हूँ। ये 7 समूह जो थे, एक तो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय था, उसके साथ कर्नाटक का मंत्रालय था, महाराष्ट्र का मंत्रालय था, राजस्थान का मंत्रालय था, उसके साथ इंडियन रेलवे के कैटरिंग और टूरिज्म ने सामूहिक रूप से भाग लिया था और इसकी शुरुआत की थी कहाँ से? नई दिल्ली के सफदरजंग से। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछ सकता है इसमें कि समूह दिए होंगे चार कंपनियों के समूह दिएंगे, उनमें से कोई सा नहीं होगा तो नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन किया? तो सभी को पता होगा कि नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च था गांधी जी का, उससे संबंधित है। तो कहाँ हुआ था? वो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2019 को किस देश के द्वारा फतेह नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का अनावरण किया गया? तो 2019 में एक फतेह नामक पनडुब्बी का अनावरण किया गया था। वह अनावरण जो किया गया था प्रसिद्ध रूप से ईरान के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। यह हाल ही में पीछे एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो 2019 में जो आधिकारिक भाषा घोषित की गई है राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा, वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है यूगोस्लाविया की मुद्रा है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही है, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 7 फीट और 8 इंच की सबसे लंबी महिला का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो विश्व की जो सबसे लंबी महिला है जिसकी हाइट है 7 फीट और 8 इंच, तो वह चीन की महिला है। कहाँ की है? चीन की महिला है। इसका नाम है याओ डेफेन। याओ डेफेन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? याओ डेफेन। याओ डेफेन जो चीन की महिला है, 7 फुट 8 इंच की है। विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? चीन के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन है? ये पता होगा अधिकांश सभी को कि रडार के जो आविष्कारक हैं वो एस टेलर एवं लियो सी यंग है। कौन है? लियो सी यंग और टेलर। ऑप्शन डी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी की माप किसके द्वारा की जाती है? जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसकी जो माप की जाती है वो किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन सा है? न्यूनतम ज्वलनशील रेशा, तो न्यूनतम ज्वलनशील रेशा जो है वो कौन सा है? टेरिलीन होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो रूपांतरित हो जाता है, इसका जो रूपांतरित रूप होता है वो क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है। ध्यान रखिएगा, बलुई पत्थर क्वार्ट्ज में निर्मित हो जाता है। नेक्स्ट, चलिए इतना ही। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको यह कंटेंट कैसा रहा? आपका प्रैक्टिस सेशन इससे कितना अच्छा, कितना बेहतर हुआ? आपको आपकी क्षमता इसमें कितनी दिखाई, वो कमेंट करके बताइए मुझे कि आपने कितना सीखा इससे और हमसे कितना बेहतर मिला आपको। आप कमेंट करेंगे हमें तो थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, हम भी मोटिवेट होंगे और आगे के लिए अच्छे से बेहतर एकदम बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। बेस्ट अच्छे से अच्छे बहुत टॉपिक बाई टॉपिक अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, लेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी। जिन क्वेश्चन होगी वही क्वेश्चन लेंगे, वो एक बेहतर तैयारी करेंगे आने वाले एनटीपीसी के सेकंड टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए। तो कमेंट करके बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक बेस्ट कंटेंट मिल सके। इसके साथ आपने अभी तक अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक बेस्ट कंटेंट मिल सके। और
जो हमसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक फ्रेंड्सों को जोड़िए, एक बड़ा परिवार बनाइए, ताकि एक परिवार मिलकर एक अच्छा बेस्ट कंटेंट रहे। आपकी राय ही आपकी परीक्षा होगी, आपकी राय ही आपका कंटेंट होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।